नमस्कार दोस्तों। आज एक सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में घूम रहा है, या बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं और आप सब भी शायद किसी ना किसी से पूछते ही होंगे कि निफ्टी कहाँ जाएगा। क्या लग रहा है कि बाज़ार यहाँ से और कितना गिरेगा। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ कि कुछ आपको समझ में आएगा और क्या लेवल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, नीचे के या ऊपर के, तो उस पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो या आपको मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक अवश्य कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, ये मैंने कुछ डेटा निकाला है कि कब कब मार्केट में बड़े बड़े क्रैश हुए हैं। 97-98 में आप देखेंगे कि भारत पाकिस्तान करगिल वॉर हुई थी। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था, सैंक्शंस भी लगाए गए थे यूएसए की तरफ से। तो उस समय जो अपना मार्केट था वो करीब करीब 39% गिरा था और टोटल गिरावट आने में 441 दिन लगे थे। फिर उसको बॉटम से रिकवर होने में, वापस उसी लेवल पर आने में 265 दिन लगे। उसी तरह के 2000 के अंदर .com बबल था, वहाँ मार्केट 56% गिरा। फिर मदर ऑफ बुल मार्केट जो 2004 से शुरू हुई, 2007 के एंड तक चली, तो वहाँ मैंने देखा 27% जनवरी से मई तक, सिर्फ 4-5 महीने में मार्केट 27% गिर गया। उसको गिरने में 124 दिन लगे। उसी तरह दूसरा 2006 में 29% मार्केट गिरा, उसको फिर गिरने में सिर्फ 36 दिन लगे। तो ये जो गिरावट थी सबसे तेज़ थी। देन फिर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, सब जानते हैं 2008 में क्या हुआ, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी भी आई। उस समय मार्केट 61% गिर गए और टोटल 427 दिन लगे। फिर 2010-11 में टेपरिंग स्टार्ट हुई, फिर 28% मार्केट गिरे 410 दिन में। इसी तरह 2015 में चाइना में स्लो डाउन था, वहाँ 23% मार्केट गिरा 378 दिन में। कोरोना वायरस हमने देखा, जनवरी फरवरी मार्च 2020 38% मार्केट गिरे 69 दिन में। तो अभी हम जो देख रहे हैं, मार्केट अक्टूबर से जब गिरना अपने हाई से नीचे आए हैं, तो अभी 17-18% गिर चुके हैं और टोटल जो दिन हुए हैं 241 दिन हुए हैं। तो अगर मैं ये जून वाला अभी जो करंट में सिनेरियो है इसको छोड़ देता हूँ और इसके पीछे की जो सारे क्रैशेस लेता हूँ, तो उसका जो मीडियन निकल के आ रहा है वो मार्केट करीब करीब 34% गिरते हैं और जो डेज़ हैं वो 394 दिन, लगभग 400 दिन मार्केट डाउन रहे हैं और 34% के करीब का एक एवरेज फॉल हमने देखा है। उसके बाद कितने दिन में रिकवर हुए हैं, उसके नेक्स्ट 340 दिन में मार्केट रिकवर हो जाते हैं। एवरेज की बात कर रहा हूँ, वापस 340 दिन में मार्केट अपने पुराने हाइस पर आ जाते हैं। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो मैं बॉटम से बात करूंगा कि जब बॉटम लगाया उसके एक साल में 79% का रिटर्न आया। देखो 98 में .com बबल में एक साल का 16%, 3 साल का 113% और 5 साल का 366%। तो ये सब क्रैश के लोज से ये कैलकुलेट किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि जब जब भी क्रैश हुए हैं, मार्केट करीब करीब एक साल में वापस अपने उन्हीं लेवल्स पर आ जाता है। और उसके बाद जो एक साल की रिटर्न अगर आप देखोगे तो 80% करीब, 44, 60, 109%, 28%। तो ये एक साल के एवरेज है 51%। एक साल का 51, 3 साल का 80% और 5 साल का 124%। यानी कि किसी भी क्रैश के बाद जब मार्केट रिकवर होना शुरू होता है तो 3 से 5 साल के अंदर अंदर आपका पैसा डबल हो जाता है नीचे से। अब हम खड़े हैं, अभी हम 17% टूटे हैं, तो क्या हम अपने मीडियन लेवल तक यानी कि और 17% नीचे जा सकते हैं? एवरेज डेज 394 है, तो क्या अभी और 150 दिन नीचे जा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब हम आगे ढूंढेंगे। सबसे पहले हम ये देखना है कि मार्केट में जो गिरावट चल रही है उसका रीज़न क्या है। वो है इन्फ्लेशन। सारी दुनिया में अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, यूएसए में भी, इंडिया में भी। तो वो इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट करेक्ट हो रहे हैं। अब अगर आप इस चार्ट में आप देखते हो कि यूएस का जो इन्फ्लेशन है, जिसको ब्लू बार में दिखाया गया है, आप देखेंगे जनवरी 2022 में 7.5% था, फिर अगले महीने 7.9 हुआ, मार्च में 8.5 हुआ, अप्रैल में 8.3 एंड देन मई में 8.6। तो 8.6 जो है ये पिछले 40 साल का हाईएस्ट नंबर है।
जिसकी वजह से यूएस में पैनिक है, बेतहाशा रेट हाइक हो रहे हैं। लेकिन उसके बनिस्बत अगर हम इंडिया में देखें तो 6%, 6.1, 7, 7.8 और 7 इस महीने का इन्फ्लेशन हमारा गिर के आया। हालांकि ये हमारे लिए हाईएस्ट नहीं है, क्योंकि हम पहले भी ये नंबर कई बार देख चुके हैं। हमारे लिए ये नई सिचुएशन नहीं है, जो यूएस में पिछले 40 साल में पहली बार देख रहे हैं, हमारे लिए वो नया नहीं है। हम लोग हर 3, 4, 5 साल में ये ऐसी तरह की सिचुएशन देखते रहते हैं और उसको हम निपटने की स्थिति में भी हैं। यूएस के अंदर ज़रूर है कि अब अगर हम देख रहे हैं कि लास्ट जो स्टेटमेंट जो बाइडेन साहब का था कि हमें इन्फ्लेशन को 2% पर लेकर के आना है किसी भी तरीके से, तो जब वो बढ़ना शुरू हुआ था, जब वो 2 से 2.5, 3 हुआ, तो उस समय उनको ये सोचना चाहिए था कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हमें कंट्रोल करना है। अब जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तब अब वो वो नंबर लेकर के आ रहे हैं जो अभी लग नहीं रहा कि 2% का आएगा, तो जिससे मार्केट में और ज़्यादा पैनिक की स्थिति है। तो ये जो मेन गिरावट है वो यूएस की तरफ से आ रही है, उसका इफ़ेक्ट पूरे ग्लोबल मार्केट पर हमें देखने को मिल रहा है। अब क्या इंडिया में भी वो सिचुएशन आ सकती है कि ये इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, या जिस हिसाब से मार्केट कर रहे हैं वो रिकवर ही ना हो, या फिर जो पहले की गिरावट हमने देखी है इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है क्या? उसके बारे में अब इस वाली स्लाइड में देखते हैं। क्रेडिट ग्रोथ पिकिंग अप। देखो बैंकों की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो हम देख रहे हैं कि अप्रैल 2021 से लगातार बढ़ रही है। 5.7, 5.9, 6.2, 6.7, 7.1, 9.3, फिर अभी पिछले 2-3 महीनों में गिरी, लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में 11.3 तक पहुंच गई। तो अगर बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ इतनी अच्छी गति से बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी और जो भी बैंकिंग सेक्टर से सर्विसेज ले रहा है, यानी कि सभी सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ है, इसका मतलब यह है कि हर कंपनी, हर सेक्टर ग्रो कर रहा है, बैंकों से लोन भी ले रहा है, बैंक भी ग्रो कर रहे हैं और उनके अपने बिजनेस भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये नंबर ये दर्शा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन भी मार्केट में गिरावट थमेगी, थोड़ा सा भी माहौल सुधरेगा, तो इंडियन मार्केट ही ऐसी मार्केट होगी जो सबसे तेज़ गति से ऊपर जाएगी। अब अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो निफ्टी का पीई हम देख रहे हैं कि जिस समय आप देखेंगे ये जो येलो लाइन है ये निफ्टी का एवरेज पी है। पिछले 20-22 सालों में जो निफ्टी का एवरेज पी है वो 21 निकल के आ रहा है, 21, और अभी हम 19 के लेवल पे खड़े हैं। अगर आप देखते हैं .com बबल जब 2000 में हुआ तो निफ्टी का पी करीब 11 आ गया था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के अंदर ये 10.7 हो गया था। टेपर टेंट्रम 2015 में ये 15.4 आया था लोअर, और अभी कोरोना वायरस में हमने 17.2 का लो देखा। तो अब हम 19 पे आ गए हैं। तो 19 पे आने का मतलब ये है कि जब भी निफ्टी का पीई 21 से नीचे आता है तो हम कह सकते हैं कि हम अपने फेयर वैल्यूएशन पे आ गए हैं। और जितना हम 21 से नीचे जाते जाएंगे, जितना नीचे जाएंगे मार्केट के वैल्यूएशन उतने ही अट्रैक्टिव होते चले जाएंगे। तो अब अभी हम 19 पर हैं, तो जितना भी हम 19 से नीचे जाते हैं, तो मैं यहाँ कोई निफ्टी का बॉटम प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि यहाँ से जितना भी नीचे जाएंगे वो हमारे लिए, एक इन्वेस्टर के लिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं और बहुत अच्छे मौके हैं उसको ऐड करने के, अच्छी क्वालिटी के गुड स्टॉक लेने के। अगर ये 21 के ऊपर होता तो हम कहते हैं वैल्यूएशन फिर से थोड़े से महंगे होने लगे हैं। तो यहाँ से आपको चाहे वो 18 पी मिले, 17 मिले, 16 मिले, कुछ भी हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको कहता है कि निफ्टी 14,000 आएगा, निफ्टी 12,000 आएगा, तो देखो सब गलत बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि 12 नहीं आ सकता है, लेकिन कोई भी कॉन्फिडेंटली एक लेवल नहीं दे सकता कि वहाँ आएगा। अगर आप उस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो और आप 12,000 का निफ्टी वेट करोगे कि 12 पे ही माल खरीदेंगे, और पता लगा कि वो 14 भी नहीं आया, वो 15 से ही बाउंस बैक करेगा, क्या गारंटी है कि वो 12 आएगा, है ना? और क्या गारंटी है कि 12 नहीं आएगा? तो मार्केट को कभी भी टाइम करने की कोशिश नहीं करना, अपनी टाइमिंग अच्छी रखनी है। अगर वैल्यूएशन अच्छे हैं तो हो सकता है यहाँ से और गिरे। तो जिस तरह से हमने देखा कि जब भी मार्केट ने बॉटम लगाया है वो एक साल में अपने हायर लेवल पे आया है। तो अगर हम ये मान के चलें कि निफ्टी का बॉटम लग गया, मान लो 15,000 के आसपास निफ्टी का बॉटम है, तो अगले एक साल में निफ्टी वापस 18,600 पहुँच जाएगा। या अगर निफ्टी आपने अगर 15,000 पे माल ले लिया और निफ्टी गिर के मान लो 13,000 भी आ गया, तो भी अगले एक साल में वो अपने हाई के आसपास पहुंच जाएगा, दोबारा 18,000 पे। एक साल में तो 1.5 साल में पहुंच जाएगा।
तो नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपने इस गिरावट का यूज़ नहीं किया, इसमें माल नहीं ख़रीदा, तो फिर आप रह जाओगे। क्योंकि जो बहुत बड़ी गिरावट हमने कोरोना में देखी, वहाँ लोग नहीं समझ पाए और माल नहीं ले पाए पैनिक की वजह से, और एक बहुत बड़ी रैली उन्होंने मिस कर दी। अब अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं तो यहाँ धीरे धीरे माल लेना शुरू कर देना चाहिए। ज़्यादा टाइम करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट को कि वो 12,000 आएगा कि 10,000 आएगा। ये लेवल अच्छे हैं, लेना शुरू कर सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा, मैं टेक्निकल पे नहीं जा रहा, मैं निफ्टी के पीई पर जा रहा हूँ। अगर निफ्टी का पीई एवरेज में 21 है तो आपका पहला टारगेट 21 का पीई होना चाहिए, जो कि यहाँ से 2 पॉइंट ऊपर है। अब 2 पॉइंट ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो करीब करीब 1600 से 1700 पॉइंट के आसपास का, तो आपका वो पहला टारगेट होगा। अब 1600-1700 का मतलब हो गया, अगर हम मान लो 15,000 पे खड़े हैं तो आपका 16,600 16,700 के आसपास का टारगेट बनता है पहला। तो और यहाँ से जितना नीचे जाएगा तो आपके लिए वो पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट लाइफ टाइम हाई 18,600 के ऊपर निकलना है। तो वो लेवल्स दोबारा आने हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आने। तो ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आपके पास कैश स्पेयर पड़ा है, आप अभी तक इन्वेस्टेड नहीं हो या पहले ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट करके फंसे हुए हो, तो ये अच्छा वक्त है अच्छे स्टॉक्स लेने का। अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज़ करो, जो उसमें से वीकर स्टॉक्स हैं, ख़राब स्टॉक्स हैं, अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, उन्हें बाहर करके अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। और हम वेट कर सकते हैं ऊपर के लेवल आने का, वहाँ अपने को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को मिस किया, आपने नीचे के लेवल का वेट किया कि मैं 12 का वेट करूँगा, मैं 10,000 का वेट करूँगा, तो फिर तो हो सकता है आपको वो लेवल कभी देखने को ही ना मिले। अब क्या सिनेरियो हो सकते हैं? देखो, क्या हमें लगता है कि यहाँ से और 17% की गिरावट मार्केट में हो सकती है? जो एवरेज मैं बता रहा हूँ 34% का एक एवरेज फॉल आता है, अभी हम 17% गिरे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। क्योंकि पहले के टाइम में जितने भी मार्केट बड़ी बड़ी क्रैश हुई हैं, उस समय का जो मार्केट के डायनामिक्स थे वो डिफरेंट थे। अभी मार्केट बहुत मैच्योर हो चुका है, रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, FIIs का पार्टिसिपेशन बहुत कम हो चुका है, वो मोस्टली अपनी सारी होल्डिंग्स बेच चुके हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उसके बावजूद यहाँ से और अभी 17% गिरना मुझे नहीं लगता कि वो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन मेरा एनालिसिस कहता है कि शायद हम वो 17% यहाँ से और गिरावट ना देखें। अगर यहाँ से 8% की भी गिरावट आती है, मैं उसको आधा कर लेता हूँ कि 17 नहीं तो 8, तो निफ्टी का करीब जो 14,000 के लेवल है वो लगता है कि पॉसिबल है, वो हो सकता है किसी भी पैनिक सेलिंग के अंदर वो लेवल देखने को मिल जाए। तो यहाँ से कोई भी डिप मिलता है तो अब वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही आपको रखनी है, और अच्छी क्वालिटी के गुड स्टॉक्स कम से कम 2 साल के व्यू के लिए आपको रखने हैं, अगर आप 50 से 70% तक का मुनाफा अपने पोर्टफोलियो में कमाना चाहते हैं तो। अब रिकवरी इज़ एक्सपेक्टेड वेरी फास्ट। मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड के अंदर अभी नंबर 1 है। जिस गति से हमारी GDP बढ़ रही है, जिस गति से गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, और जितने अच्छे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और एक ग्लोबल फ्रंट पे भी इंडिया मार्केट जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन के उभर के सामने आई है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए हमें लोअर लेवल पे माल उठाना पड़ेगा, बाइंग करनी पड़ेगी, बिना डरे बाइंग करनी पड़ेगी। और सबसे तेज़ बढ़ने वाला बाज़ार वो इंडिया ही होगा, जो हिस्टोरिक ट्रेंड भी बता रहा है कि जब लो से हमने आपको जो अभी मैंने बताया कि लो आने के बाद जो अगले 1 साल का रिटर्न अगर आप देखोगे तो भी एवरेज 51% आता है, 3 साल का 80% और 5 साल का 124%। तो अगर आपको ये परसेंटेज का बेनिफिट लेना है तो आपको बिना डरे यहाँ से बाइंग करनी पड़ेगी। नीचे के क्या लेवल आएंगे, ऊपर के क्या लेवल आएंगे, भूल जाओ। वैल्यूएशन मार्केट के बिल्कुल ठीक हैं, और जितना मार्केट नीचे गिरेगा वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव होते चले जाएंगे। तो बस यही मुझे आपको बताना था। आप अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। अगर ये रिसर्च आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना। थैंक यू।